प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 6 अवकलन के अनुप्रयोग में वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। अब वर्धमान तथा ह्रासमान, ये ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई भाई। इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। वर्धमान को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ये भी कहा जाता है। अब वर्धमान और ह्रासमान फलन पढ़ने के लिए पहले समझे तो सही कि ये वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन क्या होता है, उसके बाद सवाल करेंगे साहब। और वर्धमान और ह्रासमान फलन पढ़ने के लिए किन किन बातों की जरूरत होगी ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्धमान फलन की। ध्यान देना बेटा, वर्धमान फलन, ठीक है। ये यहां पर है कि साहब एक फलन फंक्शन ऑफ एक्स, एक फलन फंक्शन ऑफ एक्स खुले अंतराल ए कॉमा बी में इस प्रकार हो कि साहब यदि x1 का मान छोटा है किससे, x2 से। x1 का मान छोटा है x2 से, तो x1 के लिए फलन का मान और साहब x2 के लिए फलन के मान में ये संबंध हो कि अगर x1 छोटा है x2 से तो फंक्शन ऑफ x1 छोटा या बराबर होना चाहिए किसके, फंक्शन ऑफ x2 के। और ये x1 और x2 कहाँ से होने चाहिए, ये भैया x1 और x2 दोनों विद्यमान होने चाहिए इस अंतराल a, b में। तो फलन क्या कहलाता है, वर्धमान फलन कहलाता है। ये तो गणितीय परिभाषा हो गई, अब बालक के समझ में नहीं आई, ठीक है। तो अपन क्या काम करते हैं, एक फोटो से समझाते हैं। देखो बेटा, फोटो ये है अपने पास में x और ये y, ये अपने पास में भैया एक फलन दे रखा है जिसका वक्र है। इस फलन का नाम यहाँ पर आपके हिसाब से रख दूं कि साहब ये फलन है फंक्शन ऑफ x। और साहब यहाँ पर एक x1 ये रहा और साहब x2 ये रहा। ध्यान देना बेटा, x1 ये रहा और x2 ये रहा। अब x1 पर फलन का मान, तो x1 पर फलन का मान यह ऐसा, ये आ गया फंक्शन ऑफ x। x2 पर फलन का मान, तो x2 पर फलन का मान यह ऐसा, ये है x2 पर फलन का मान। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा x1 छोटा है क्या x2 से, दिख रहा है साहब, इसमें पूछने की क्या बात है, दिख रहा है कि भैया x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा हो x2 से। अच्छा ये बताओ कि फलन x1 यानी कि फंक्शन ऑफ x1 छोटा है क्या फंक्शन ऑफ x2 से, बिल्कुल छोटा है। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन जो है वर्धमान फलन है। कौन सा फलन है, वर्धमान। इसको इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। अब इसमें एक नया शब्द और सुनाई देगा, बोर्ड में ही सुनाई देता है, वो कौन सा, निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान क्या है बेटा, वो भी देख लो लगे हाथ। निरंतर वर्धमान फलन, ये क्या है साहब, ये है कि यदि एक फलन फंक्शन ऑफ x खुले अंतराल a, b में ऐसा हो यदि कि x1 का मान छोटा है x2 से, तो भैया फलन का मान छोटा होना चाहिए किससे, इस फंक्शन ऑफ x2 से। अब यहाँ पर जो फर्क पड़ा
वो क्या पढ़ा देखो आप कि बेटा निरंतर वर्धमान और वर्धमान फलन में एक अंतर है। ये x1 और x2 तो अंतराल a, b से आएंगे। इन दोनों को ध्यान से देखो। वर्धमान फलन में यह है कि x1 का मान छोटा है x2 से, तो फलन का मान छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन निरंतर वर्धमान में बराबर नहीं होना चाहिए, केवल बड़ा ही होना चाहिए या छोटा। जैसे ये छोटा है तो ये संबंध होना चाहिए, यहाँ बराबर की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये बात करी अपन ने वर्धमान फलन और निरंतर वर्धमान की। अब ह्रासमान की बात करते हैं बेटा। ह्रासमान की क्या है देखो आप नंबर 2 पर, ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन इसके बारे में बातचीत करें तो ह्रासमान फलन में क्या है कि एक फलन फंक्शन ऑफ x खुले अंतराल a, b में यदि इस प्रकार हो कि साहब x1 का मान छोटा है x2 से, x1 का मान क्या है, छोटा है x2 से, तो x1 का मान फंक्शन ऑफ x1 का मान बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ x2 से। और यहाँ पर जो x1 और x2 है फॉर ऑल का चिन्ह लगा देते, प्रत्येक के लिए ये विद्यमान होना चाहिए कहाँ पर, a, b खुले अंतराल में। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, अवयव छोटा था x1 x2 से, लेकिन फलन का मान बड़ा आ रहा है या बराबर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में फलन क्या कहलाएगा, ह्रासमान फलन। बालक कहता है कि साहब फोटो से समझाओ, फोटो से समझ लो बेटा। देखो आप फोटो से, ये अपने पास में वही x और ये आ गया y। अब यहाँ पर पहले तो अपन ने लिया था फलन, ये आ गया फलन। ठीक है, ये है अपने पास में फंक्शन ऑफ x, ये आ गया। अच्छा x1 यहाँ पर है और x2 यहाँ पर है। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि बेटा x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा है x2 से, तो दिखाई दे रहा है भैया, इसमें बताने की क्या बात है। देखो आप, अब x1 पर फलन का मान ये रहा। ठीक है, ये देखो आप, x1 पर फलन का मान, फिर साहब x2 पर फलन का मान, ये देखो। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा अवयव x1 का मान छोटा है x2 से, सही बात है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन ऑफ x1 का मान छोटा नहीं है फंक्शन ऑफ x2 से, ये क्या है, बड़ा है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है तो फलन कहलाता है ह्रासमान फलन। क्या कहलाता है, ह्रासमान फलन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसमें भी दिखाई देगा अपने को निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन। अब निरंतर ह्रासमान फलन में क्या है, वही कि एक फलन फंक्शन ऑफ x खुले अंतराल a, b में इस प्रकार हो कि यदि x1 का मान छोटा है x2 से, तो फंक्शन ऑफ x1 का मान बड़ा होना चाहिए फंक्शन ऑफ x2 से। और ये बात प्रत्येक x1 x2 के लिए लागू होती है जो खुले अंतराल a, b में विद्यमान है। ये आ गया सब। तो ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान के बारे में बातचीत करी, लेकिन ये जो ग्राफ है ये तो अपन एक उसके लिए बना सकते हैं, जो अपन ग्राफ की बात करते हैं। इसका अवकलन में कैसे उपयोग करेंगे वो देखते हैं अपन। अवकलन का उपयोग
वर्धमान और ह्रासमान में कैसे करेंगे वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं वर्धमान तथा ह्रासमान, ह्रासमान फलन, इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो अपने पास में ये आया कि यदि एक वास्तविक फलन फंक्शन ऑफ एक्स, वास्तविक फलन फंक्शन ऑफ एक्स अवकलनीय है, अंतराल, खुले अंतराल a, b में, खुले अंतराल a, b में एक वास्तविक फलन f(x) अवकलनीय है अंतराल a, b में। तो नंबर 1, अगर f' का मान 0 से बड़ा है, f' का मान 0 से बड़ा है, और साहब यहां पर तो फंक्शन ऑफ x वर्धमान फलन होगा। कहां पर? जहां पर x विद्यमान हो अंतराल a, b में। मतलब f' का मान 0 से बड़ा धनात्मक करने के लिए जो x इस्तेमाल हो रहा है, उस अंतराल में फलन का मान कैसा होगा? वर्धमान होगा। अगर बात करें अपन कि f' का मान ऋणात्मक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो फंक्शन ऑफ x ह्रासमान फलन होगा। यह ह्रासमान फलन होगा किसमें? जब x a, b में विद्यमान हो। अब बालक इस बात को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता, तो अपन इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। आपने द्विघात समीकरण पढ़ी थी 11वीं क्लास में, वहां पे एक शब्द पढ़ा था असमीकाएं। ठीक है, एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। अपने को वर्धमान और ह्रासमान को ज्ञात करने के लिए कि ये फलन वर्धमान है, ह्रासमान है, किस अंतराल में है, इसको समझने के लिए असमीकाओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो आपने 11वीं कक्षा में देखी थी। याद दिलाता हूं आपको कि जैसे ये एक असमीका है, देखो आप x की घात 2 माइनस 7x और प्लस 12, ये साहब अपने पास में ग्रेटर देन 0, ये एक असमीका। तो इसको अपन सरल कैसे करते थे? ऐसे करते थे कि भैया यहाँ पर इसके पहले गुणनखंड कर देते जो भी संभव थे, 3x माइनस 4x प्लस 12, ठीक है, और ये 0 से बड़ा है। यहाँ पर आ गया x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 3, और साहब ये 0 से बड़ा है। यहाँ पर x माइनस 3 और x माइनस 4, ये भी क्या है? 0 से बड़ा है। तो यहाँ अपन क्या काम करते थे? क्रांतिक बिंदु निकालते थे। कौन होते थे क्रांतिक बिंदु? जो क्रांति लाते थे। क्रांतिक बिंदु कैसे निकालते थे? जो संभव गुणनखंड थे उनको बराबर 0 के रखते थे, ऐसे करके। तो x का एक मान प्राप्त हुआ 3 और x माइनस 4, तो x का एक मान प्राप्त हुआ अपने को कौन सा? भैया x बराबर 4, ये आ गया। अब यहाँ पर अपन एक संख्या रेखा बनाते थे, ऐसे करके डन टन टन, यहाँ लिखते थे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ लिख देते प्लस इनफाइनाइट। अब ये बताओ कि 3 और 4 में छोटा कौन है? तो भैया ये है छोटा, ये देखो आप 3, और 4 है बड़ा, ये लिख दिया साहब। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 4। अब इधर से आते थे और क्या करते आते थे? तू प्लस ले, तू माइनस ले, और तू प्लस ले, तू प्लस ले, तू माइनस ले, और तू प्लस ले। अब अपने को ये पता था कि साहब इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि धनात्मक आ रहा है। तो ये धनात्मक कब आ सकता है? तो धनात्मक कब आएगा ये? कि माइनस इनफाइनाइट से 3 तक का x का कोई भी मान रखो तो ये प्लस का आएगा।
और साहब 4 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक का कोई मान रखो तब भी ये क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पर इसका हल ऐसे आता था कि साहब x विद्यमान है, कहाँ पर विद्यमान है कि माइनस इनफाइनाइट कोमा 3 में, और ये फिर साहब 4 कोमा इनफाइनाइट, ऐसे करके निकालते थे अपन। मतलब ये बताते थे कि इस अंतराल में जो x है वो अगर इस समीकरण में या इस असमीका में रखा जाएगा तो इस असमीका का मान धनात्मक प्राप्त होगा। आया कुछ याद? अगर मान लीजिए एक और देखते हैं, एक आपने ये भी देखा था कि x की घात 2 और माइनस 5x और प्लस 6, ये आ गया लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा है। अब आपको याद है ना, संख्या 3 ही प्रकार की होती है, या तो 0 से बड़ी, या 0 से छोटी, या 0 के बराबर, यानी कि या तो प्लस की या माइनस की या 0 के बराबर। तो यहाँ पर ये 0 से छोटी है। अब तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाओ कि पहले तो भैया गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करें इसके x की घात 2 माइनस 3x माइनस 2x और प्लस के 6। अब x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3, और भैया ये आ गया 0 से छोटा x माइनस 3 x माइनस 2। अब देखो आप ये आ गया 0 से छोटा। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु क्या, जो क्रांति लाएंगे। और कैसे कि भैया जो गुणनखंड आए हैं उनको बारी बारी 0 के बराबर रखो। तो बारी बारी 0 के बराबर रखा, x माइनस 3 और x माइनस 2, ये आ गए भैया 2 और 3। क्रांतिक बिंदु कौन कौन प्राप्त हुए, 2 और 3। अब मैंने यहाँ पर एक फोटो बनाई साहब, धन टन टन, इसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा, ये बना दी। ठीक है। अब साहब 2 और 3 में छोटा कौन है, 2, तो यहाँ लिख दिया, और 3 बड़ा है तो यहाँ लिख दिया। अब इधर से आते हैं, उस तरफ से उधर से आओ और क्या करते हो, तू प्लस ले, तू माइनस ले, तू प्लस ले, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। अब अपने को इस असमीका को देखो ध्यान से, तो ये कह रहा है कि इस असमीका का जो मान है वो 0 से छोटा है, यानी कि इस असमीका का मान जो है वो ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो अपन क्या काम करेंगे कि भैया इसका ऋणात्मक मान देखेंगे कि x का कौन सा मान रखूं या किस अंतराल वाला मान रखूं जो इसका मान ऋणात्मक आ जाए। तो पता चला कि साथ 2 और 3 के बीच का अगर कोई भी मान मैं इसमें रखता हूं तो मुझे ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x विद्यमान है, कहाँ पर, 2,3 में, मतलब x का मान अगर 2,3 में, तो अपने को इसका मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। ये असमीका थी जो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी, 11वीं कक्षा में। ठीक है बेटा। अच्छा, अपने को जो प्रश्न करने हैं वर्धमान ह्रासमान के, अब अपने को जो वर्धमान ह्रासमान के प्रश्न करने हैं उसको अपन किस तरीके से करेंगे, उसकी क्या विधि रहेगी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, फिर नहीं तो प्रश्न करेंगे तब समझ में आ ही जाएगा आपका। सबसे पहले वर्धमान ह्रासमान, वर्धमान व ह्रासमान, ह्रासमान फलन का अंतराल ज्ञात करने की, अंतराल ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की विधि, इसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है। क्या होगी ये, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको एक फलन दे रखा होगा, सबसे पहले क्या दे रखा होगा, एक फलन दे रखा होगा। फिर नंबर 2 पर उस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करो, f डैश x, ये करो। ठीक है। उस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करो। नंबर 3, क्रांतिक बिंदु निकालो, क्रांतिक बिंदु। आप क्रांतिक बिंदु निकालो, जैसे x बराबर या तो a1 और a2, दो आगे साथ।
फिर यहां पर क्या काम करो कि x बराबर a1 पर फलन का मान निकालो। अगर ये 0 से बड़ा आता है, अगर ये 0 से बड़ा आता है तो ऐसी स्थिति में x बराबर a1 पर फलन क्या है? फलन वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक है। और अगर x बराबर a1 पर फलन का मान 0 से छोटा आता है तो x बराबर a1 पर फलन क्या है? फलन ह्रासमान है। यह आ गया, ह्रासमान है। ठीक। ऐसे ही अगर x बराबर a2 पर फलन का मान, मतलब फलन f डैश x का मान, सॉरी यहाँ पर f डैश ये है, ठीक है, इसका मान 0 से बड़ा आता है तो क्या होगा? फलन x बराबर a1 पर वर्धमान होगा। और अगर f डैश a1 का मान 0 से छोटा आता है, यानी कि ऋणात्मक आता है, तो फलन का मान क्या होगा? ह्रासमान होगा। दोबारा से समझते हैं। ये एक अपने को वर्धमान ह्रासमान फलन का अंतराल ज्ञात करने की विधि है। देखो IIT के बारे में जब पढ़ते हैं तब तो बड़ी लंबी लंबी देते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में अपने को लिखने के नंबर मिलेंगे, ना कि आंसर लाने के। तो उसके लिए स्टेप दर स्टेप चलना पड़ेगा आपको। तो पहली स्टेप क्या होगी कि भैया जो फलन दे रखा है उसको लिखो, फिर उसका एक बार अवकलन करो, फिर अवकलन करने के बाद में उसके क्रांतिक बिंदु निकालो। क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद में f डैश x में x बराबर a1 रख के देखो। अगर f डैश a1 का मान 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब उसमें फलन कैसा है? वर्धमान है। उस बिंदु पर फलन कैसा है? वर्धमान। और अगर 0 से छोटा आता है तो उस बिंदु पर फलन कैसा है? ह्रासमान है।